स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तभी तो स्किन का ध्यान भी हमें वैसे ही रखना पड़ता है। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन कंडीशन को ख़राब करते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया या फिर हमारी लाइफस्टाइल हो गई। लेकिन आज स्किन से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स का और सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर एंड सोल्यूशन मिलने वाला है। यूसीएन विशेष में नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक गोयल जी, और ये स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट है। और आज हम आपसे स्किन के बारे में सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें जानने वाले हैं। और स्किन का ख्याल कैसे रखना है, कैसे हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, वो चीज़ें भी हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विच वी सी इज़ एक्ने। तो एक्ने जनरली होता क्या, बिकॉज एक्ने, पिंपल, इसको लेके बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो एक्ने के बारे में क्या बताएंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे होता है एक्ने? थैंक यू निकिता जी फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी भी को स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो हम जब आसपास डॉक्टर देखते हैं ना, तो उसका डिग्री ज़रूर आप देखें कि वो एक क्वालिफाइड स्किन या हेयर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एमडी या डीएनबी या कोई डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, ताकि आप किसी गलत डॉक्टर के पास ना जाएं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पहले काफ़ी गलत ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, जिससे उनकी जो तकलीफ है और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जैसा निकिता जी ने पूछा, पिंपल्स या एक्ने या मोरुम, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो पिंपल्स एक एज रिलेटेड प्रोसेस है जो उम्र के साथ होता है। तो जो हमारा टीनेज आता है, तो 11 से 15 साल का जो उम्र है, इस उम्र में हार्मोन बढ़ने के कारण तेल बनने की शुरुआत होती है। तेल बनने के कारण पिंपल या मुहासे आने की शुरुआत होती है। और जैसे मुहासे चेहरे पे आते हैं, वैसे कभी कभी छाती, पीठ, कंधे पे भी आ सकते हैं। जब आप दवा लेते हैं, तेल बनना कम हो जाएगा, पिंपल्स कम हो जाएंगे, इसके स्पॉट्स भी कम हो जाते हैं। ये प्रोसेस अलग अलग लोगों में 2, 4, 8 महीने का टाइम ले सकता है। तो प्लीज़ सब्र रखें, बराबर से दवा लें, आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, उसके निशान ठीक हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको मेंटेनेंस क्रीम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। अब ये जो ऑयल बनने का प्रोसेस है, ये हार्मोन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो जितने हार्मोन अच्छे होंगे, तो स्पेशली इन केसेस ऑफ गर्ल्स, अगर उनके हार्मोन्स अच्छे चलेंगे, उनके पीरियड्स अच्छे चलेंगे, तो उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम कम आएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब उनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है, तो थोड़ा सा पिंपल्स का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप हेल्दी खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, ज़्यादा मीठा या तला हुआ नहीं खाएं। और यही जो हार्मोन्स हैं, जब इनके कारण बॉडी पे ऑयल बनता है तो पिंपल आते हैं, और जब सिर में ऑयल बनेगा तो आपको डैंड्रफ मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए हेयर वॉश करना इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 2-3 बार आप अच्छे से शैम्पू से बाल धोएं। ज़रूरत पड़ेगा तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इजीली मैनेजेबल हैं, और दोनों चीज़ें बीमारी नहीं। एक उम्र का एक पड़ाव है जो निकल जाता है। 15 से 30-35 साल की उम्र के बीच में ये दोनों चीज़ें चलती हैं। सो ये तो थी अभी एक्ने और डैंड्रफ की बात। और कुछ सीरियस कंडीशंस भी स्किन की होती है। अगर मैं आपसे मेलास्मा के बारे में पूछूं, तो मेलास्मा क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? निकिता जी, देखिए, मिलाज्मा जो कॉमनली हम मराठी में वांग बोलते हैं या हिंदी में जिसको झाइयाँ बोलते हैं, अगेन ये काफ़ी कॉमन स्किन कंडीशन है। लॉजिकली सोचा जाए तो जस्ट एक कॉस्मेटिक इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये उन लोगों के होता है जिनकी स्किन ना धूप या उजाले के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जिस दिन तक हम अपने ढके और खुले भाग का रंग एक जैसा नहीं कर सकते, यानी हमारे जो कंधे का और हाथ का रंग है, या फिर हमारा जो पेट का और हाथ का रंग है, ये जब एक जैसा नहीं होता, तब तक झाइयाँ या वांग रह सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो हर इंसान का स्किन अलग है। कोई 10 घंटे धूप में जाएगा तब उसको वांग होगा, और कोई 10 मिनट धूप में जाएगा तो उसको वांग हो जाएगा। तो आपको कितना उजाला या यूवी रेज पड़ने पे आपका स्किन कलर बनाना चालू करता है, वो डिसाइड करता है कि किसको वांग जल्दी होगा, किसको वांग लेट होगा, या किसी को नहीं होगा। और इसलिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें आजकल क्रीम्स हैं, हमारी टैबलेट्स आती हैं, पीलिंग है, लेजर है। लेकिन सब ट्रीटमेंट ना आपका वांग या तो पूरा या आधा कम तो कर देंगे, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ जाता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ये मैं पेशेंट को कैसा बोलता हूँ कि अगर डायबिटीज वाला रसगुल्ला खाना बंद नहीं करे तो उसका शुगर कम नहीं होगा। तो वांग जो है उजाले से बनता है। तो जब तक आप खुद से उजाला नहीं बचाएंगे, तब तक वांग वापस बनने की संभावना, मेलास्मा वापस बनने की संभावना रहेगी ही। तो आप अपना बेस्ट कोशिश करें उजाला बचाने की। जब भी बाहर जाएं, चेहरे पे कपड़ा बांधें, सनस्क्रीन यूज करें, नाइट क्रीम यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें, हेल्दी डाइट खाएं। घर में भी खिड़की, दरवाजा, आंगन, छत जहाँ पे तेज धूप आता है वहाँ खड़े नहीं हो। इसके अलावा जो चेहरे का टैनिंग या जो कालापन मालूम पड़ता है, उसमें 1-2 चीजें और हैं। जैसे इंसान का वजन,
जब वेट पुट ऑन एकदम से होता है तो उससे भी चमड़ी मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एक्एंथोसिस बोलते हैं। तो उसके कारण गर्दन काली होना, चेहरा काला होना, हमारे अंडर आर्म्स काले होना। तो वजन पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हम ओवर वेट हैं तो वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। और चेहरा धोने का तरीका, हमेशा चेहरे को ना जेंटली टैप करना होता है। तो जब भी चेहरा धोएं, चेहरा पोंछें, पसीना पोंछें, हमेशा हल्के हाथ से, जैसे बेबी को कैसे हाथ लगाते हैं वैसा, कभी भी रगड़ना नहीं। तो बेसिक केयर करेंगे तो मेलास्मा को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल रख सकते हैं। ओके, सो अब अगला जो टॉपिक है, जो अगली कंडीशन है, इसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। उसको लेकर अक्सर टैबू होता है बिकॉज वो स्किन पे दिखता है, वो इजीली विजिबल होता है और बहुत कॉमन है, जो कि है सोराइसिस या फिर एक्जिमा। और इसको लेकर टैबू भी बहुत है, डर जाते हैं जब लोगों को पता चलता है कि हमें सोराइसिस है या फिर हमें एक्जिमा है। तो ये होता कैसे है और इसको लेकर हमें केयर कैसी करनी चाहिए? देखिए, सोरियासिस एंड एक्जिमा रफली 1 से 2% लोगों में होता है। तो अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो 1 से 2 करोड़ इजीली हिंदुस्तान में जिनको ये होगा। एंड दोनों में कॉमन है कि स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सोरियासिस क्या रहता है, इसमें शरीर में चमड़ी अंदर से ज्यादा बनता है और खतरनाक नहीं है, एक से दूसरे को फैलने वाला नहीं है, इसलिए डरने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन सोरियासिस एक लॉन्ग टर्म चलने वाली कंडीशन है। वो शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, किसी को सिर का होगा, किसी को नाखून का होगा, किसी को तल हाथ तल पैर का होगा। और हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। कम सोरियासिस है तो भी पूरा ठीक हो जाएगा, ज्यादा है बोरी तो भी पूरा ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो कम ज्यादा चल सकता है। स्ट्रेस बढ़ गया सोरियासिस बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन हो गया सोरियासिस बढ़ जाएगा। जैसे अभी विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में 80% लोगों में सोरियासिस बढ़ जाता है। तो ठीक करना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है थोड़ा मेंटेनेंस। तो एज सच मेंटेनेंस में यही है कि आप मॉइस्चराइजर बहुत लगाएं, स्किन को ड्राई नहीं रखें, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करें, मेडिटेशन करें। खाने पीने में परहेज कुछ नहीं, आप सब खा सकते हैं। एक्जिमा जो रहता है, एक्जिमा में एक सिंपल स्किन ड्राइनेस आता है जो कभी अधिकतर लोगों में हाथ या पैर पे होता है। उसमें ज़रूरी है कि एक तो बचाओ, बाहर से बचाओ। तो जैसे पैर में है तो आप चप्पल जूते मोजे पहन के रखें ताकि धूल मिट्टी कम लगे। हाथों में है तो जितना पानी, सर्फ, साबुन, विम बार आपको कम लगे उतना अच्छा है। और घर में सिंपल नारियल तेल, सरसों का तेल, कोई तो बॉडी लोशन वगैरह रहता है, वो हर 2-3 घंटे में हाथ पैर पे लगाते जाएं। तो हाथों में पैरों में जितना चिकनाई रहेगी उतनी ये जो सूखी चमड़ी से होने वाली प्रॉब्लम है ये हमें कम परेशान करेंगे। और अगर विटिलिगो की बात करें तो वो भी विजिबल होता है और बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होती है। एंड अगेन उसको लेकर भी थोड़े कॉन्शियस होते हैं लोग। तो विटिलिगो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, विटिलिगो में एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा आज भी काफ़ी हमारे यहाँ पे उस चीज़ का टैबू है। तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि 150 में से एक इंसान में विटिलिगो होता है, सफ़ेद दाग की बीमारी या जो कोढ़ हम बोलते हैं। पर इसमें भी होने में किसी का रोल नहीं है। ऑलमोस्ट ये ऐसा है कि 150 में से किसी एक को होगा। और एक जो कन्फ्यूज़न है लोगों को कि फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में है तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखा ज़रूर गया है कि अगर किसी को फैमिली में रहा है तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है, बाकी हो तो किसी को भी सकता है। और विटिलिगो के भी कई टाइप हैं। एंड अभी हमारे पास जितनी तरह की दवाइयाँ आ गई हैं उससे हम ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों का विटिलिगो कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऑल्दो ट्रीटमेंट लंबा चलता है, इजीली 1 से 2 साल चल सकता है। और आपका ट्रीटमेंट आपके टाइप पे भी डिपेंड करता है। विटिलिगो में दवाइयाँ 2 काम करेंगी। पहला तो आपका बीमारी बढ़ना रुक जाए, तो पहले आपका बीमारी स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कलर आए। अब वो जो कलर आता है उसके आने का तरीका है कि अगर ऐसी जगह पे सफ़ेद दाग है जहाँ पे काले बाल हैं तो रंग बन जाएगा। और अगर ऐसी जगह पे आपको विटिलिगो हो गया जहाँ पे आपको बाल नहीं है तो रंग बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कुछ जगह जैसे होठ है, उंगलियां हैं, तल हाथ तल पैर हैं, हमारे पाम सोल्स, यहाँ पे अगर विटिलिगो हुआ तो यहाँ पे रंग बनाने में परेशानी जाती है। पर 80-90% से ज्यादा पेशेंट्स में हम काफी हद तक उसको रिकवर कर लेते हैं। एक चैलेंज ये जरूर है कि कई ऐसे पेशेंट है जो पूरे ठीक हो जाते हैं लेकिन उनको कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये विटिलिगो की समस्या वापस होती है तो उनको वापस ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। एंड समझिए कि कुछ ऐसी जगह बच गई जहाँ पे दवा के कारण कलर नहीं आ रहा है, तो अभी तो बहुत तरह की सर्जरी आ गई है, तो हम सर्जरी करके भी बचे हुए जगह पे कलर ला सकते हैं। तो विटिलिगो हुआ और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट लिया तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं जाता। ओके, थोड़ा सा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा होता है लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो उसका भी सोल्यूशन मिल सकता है बहुत हद तक। ओके, और अगर हम उन एलर्जीज की या फिर अगर हम उन स्किन कंडीशंस की बात करें जो कि वेदर चेंजेस की वजह से हो रही है या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रही है, तो स्किन एलर्जीज के बारे में क्या बताएंगे? मोस्ट कॉमन कौन सी होती है जो ज़्यादा देखने को मिलती है, जो ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं कि ये हो गया है करके?
देखिए स्किन एलर्जीज में सबसे कॉमन जो हम लोग जो देखते हैं ना, जिसको हम शीत या शीतन बोलते हैं, पित्त, मेडिकल टर्म में हम उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली शरीर पे खुजली होने लग जाती है। अब ये खुजली का जो इंटेंसिटी या प्रमाण है ये हर पेशेंट का अलग है। किसी को खुजली होगी, किसी को लकीरें आएंगी, किसी को छोटे या बड़े चकत्ते आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी हुआ ना तो शरीर पे सूजन वगैरह भी आ जाती है। तो एलर्जी लेकिन इजीली कंट्रोलेबल है। हम ध्यान रखें कि एलर्जी 2 तरह की है। 90% लोगों में जो एलर्जी होती है ये शॉर्ट टर्म होती है कि 2-3 महीना कम ज्यादा होकर बैठ गई। केवल 10% ही लोग ऐसे हैं जिनमें एलर्जी कभी कभी हमें लंबे टाइम के लिए शायद उसको फेस करना पड़ेगा। और टेम्परेरी या जो शॉर्ट टर्म एलर्जी है कभी कभी खाने पीने से हो जाती है, मौसम चेंज से हो जाती है। स्पेशली जब बरसात का मौसम रहता है तो पेड़ पौधे या कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, उसके कारण हो जाती है। कोई इन्फेक्शन हो गया, समझो गले में दर्द, कान में दर्द, पेशाब में जलन, तो इन्फेक्शन भी आपकी एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है। पर 90% पेशेंट्स में एलर्जी थोड़े समय के लिए होगी, कम ज्यादा होकर आपने ट्रीटमेंट लिया बैठ जाएगी। 10% लोग कभी कभी ऐसे रहते हैं कि जिनमें एलर्जी लंबे टाइम चल सकती है। अगेन क्योंकि एलर्जी हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है तो एलर्जी वाले पेशेंट्स को भी उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, उनके हार्मोन्स बराबर हैं वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और कोई भी एलर्जी ड्राई स्किन में ज्यादा लगेगी, इसलिए शरीर पे हमेशा चिकनाई, तेल, बॉडी लोशन लगाते रहें और पेड़ पौधों से थोड़ा सा बचाव करें। और कई बार लोगों को ना इन्फेक्शंस में कंफ्यूजन होता है, यहाँ हाथ के बीच में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इस एरिया में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कंफ्यूजन होता है कि ये बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन है। तो इन इन्फेक्शंस के बारे में क्या बताएंगे, इनके कॉजेस क्या होते हैं मेनली और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए इन्फेक्शन अगर मैं इसे क्लासीफाई करूँ तो सबसे कॉमन जो स्किन में जो इन्फेक्शंस होते हैं ना वो फंगल वाले अभी ज़्यादा चल रहे हैं। फंगल में एक तो नॉर्मल सा फंगस है जिसको हम शिर्नी या शेमा बोल देते हैं, तो उसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं टीनिया वर्सिकुलर। तो ये एक नॉर्मल सा फंगस है जो हम सबके शरीर पर रहता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है पसीना या चिपचिपाहट के कारण वो फंगस बढ़ जाता है, तो जिसके कारण वो सफेद या काला या लाल कलर की शिरनी दिखती है। और यूजुअली अधिकतर लोगों में छाती, गर्दन पे, कंधे पे, ये एरिया पे ज्यादा दिखती है, पर वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। उसका 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट है, आपने लिया, वो कीटाणु मर गया, आपका जो शिरनी है वो ठीक हो गया। उसमें बस यही है कि 10% लोग ऐसे हैं जिनको ये हर बार, हर साल या 2-3 साल में वो शिरनी रिपीट होता रहता है। मेन जो फंगस है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम गचकरन या दाद बोलते हैं, टीनिया, वो थोड़ा आजकल प्रॉब्लमेटिक हो गया। उसका कारण है कि उसका कीटाणु अभी थोड़ा पावरफुल हो गया। पहले हम दवा देते थे तो फंगल इजीली 9-10 दिन में ठीक हो जाता था। अभी गचकरन या दांत किसी को हुआ तो उसको अंदाजन 2-3 महीने की दवा लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो फंगल इन्फेक्शन है वो गीलेपन से होता है, तो गीलेपन, पसीने का बचाव बेहद जरूरी है। तो सुबह शाम नहाएं, अच्छे से पोंछें, शरीर पे बॉडी लोशन लगाएं, ढीले कपड़े पहने, जींस वगैरह ज्यादा नहीं पहने, ज्यादा धागे नहीं बांधें। फीमेल्स के लिए अगर वो लोग सूट या गाउन में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हवा लगे, कपड़े थोड़े से ढीले रहें। और ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल भी सकता है, तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि घर में सबके कपड़े, टॉवल, साबुन आप अलग रखें। तो दवाइयाँ बराबर से लें, एक से दूसरे को नहीं फैले, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हम खुद भी गीले पसीने से बचाव करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से केयर हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं कुछ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कॉमन जो जिसको हम केस तोड़ या बाल तोड़ बोलते हैं वो है, वो थोड़ा बहुत हाइजीन से रिलेटेड रहता है और वो इजीली मैनेजेबल है। उसमें 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती हैं और वो बैक्टीरिया तो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, हम एक बोलते हैं खरूच करके, जिसको मेडिकल टर्म में इसको स्केबीज बोलते हैं। तो स्केबीज यूजुअली विंटर में ज़्यादा होता है और इसमें पूरे शरीर पे खुजली होती है, स्पेशली रात में ज़्यादा होता है। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जैसे कहीं हॉस्टल में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग एक ही रूम करके रहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट तो ठीक है अपना इलाज लेगा, लेकिन जितने भी लोग साथ में रहते हैं सब लोगों को इलाज लेना ज़रूरी है, नहीं तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से पहला, वो साइकिल ही ब्रेक नहीं होता। तो अगर किसी को ऐसा है कि जनरलाइज खुजली है, रात को ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे चांसेस हैं कि स्केबीज हो सकता है और सब लोगों को साथ में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और लास्ट में जो स्किन इन्फेक्शंस हैं उसमें एक वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली जो स्किन में है उनको हिंदी में सबको लोकल टर्म में मस्से ही बोलते हैं, तो जो मेडिकल टर्म में जिनको हम वॉट या मोलस्कम बोलते हैं। तो वायरस को ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन रहता है। वायरस यूजुअली किसी से लगता है, हवा में नहीं है, तो किसी और को था जिससे हमें लग गया, चाहे सलून से आ गया या पार्लर से आ गया या टच करने से आ गया, तो उसके अंदर हम कुछ तो दवाइयाँ देते हैं जो आपके वायरस को कम कर दे। अगर कुछ बड़े मस्से हैं तो उसको मशीन से निकाल देते हैं, और कभी कभी ज़रूरत रहता है तो आजकल कुछ इम्यूनिटी इंजेक्शंस आते हैं, सस्ते से आते हैं एकदम, उनको हम हर महीने एक बार स्किन में लगाते हैं, जिससे स्किन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो आप उससे आपका वायरस मर जाता है। और ये जो मस्सा जो टर्म है ना, एक्चुअली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कुछ मस्से ऐसे भी हैं जो उम्र के साथ आते हैं,
जिनको मेडिकल टर्म में स्किन टैग्स या डीपीएन बोला जाता है, वो इन्फेक्शन वाले नहीं है। उनके लिए तो हम सिंपल प्रोसीजर करके मशीन से जितने भी आपके मस्से हुए हैं वो हम इजीली निकाल देते हैं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फेक्शन वाले अगर आपके मस्से हैं तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके। और अभी जो मेडिकल फील्ड है वो दिन ब दिन अच्छी रिसर्च करते जा रहा है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तरक्की हो रही है, कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इस फील्ड में कौन से इनोवेशंस या कौन सी ऐसी नई ट्रीटमेंट्स है या फिर डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो अभी यूज़ की जा रही है, जो एक वाइटल रोल प्ले कर रही है डायग्नोसिस में? डेफिनेटली निकिता जी, उसमें जैसे पहले क्या था कि हमारे पास ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं होते थे, तो कोई भी पेशेंट पे हमें डाउट है कि क्या है एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है, तो एक स्किन बायोप्सी का ऑप्शन होता था, छोटा सा चमड़ी के टुकड़े की जांच जिसमें 5 मिनट लगता है। लेकिन अभी हमारे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग लेंसेज जैसे आ गए हैं, जिनको हम डर्मोस्कोप या ट्राइकोस्कोप वगैरह बोलते हैं। तो स्किन में जैसे कोई चीज़ में डाउट है तो डर्मोस्कोप से हम देखेंगे तो वो क्लियरली समझ में आ जाता है, तो हमको बहुत जगह आजकल ज़्यादा जांचें नहीं करनी पड़ती। सेम बालों के लिए भी ट्राइकोस्कोप करके आता है, तो उससे ना मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, 10 to 50 टाइम मैग्निफिकेशन उसमें रहता है। तो उसी से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम काम हो जाता है और हमें जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर कभी उस पर क्लियर नहीं हुआ तो स्किन बायोप्सी हम इजीली कर सकते हैं, इट्स ए 5 मिनट जॉब। तो अभी डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो गया पहले से। और अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो बाकी चीज़ों के लिए, या वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर जो बीमारी है जिनसे बचने के लिए हम बचपन से कोई ना कोई वैक्सीन्स जो है वो लेते आ रहे हैं, हेपेटाइटिस हो गया, ये हो गया, तो ऐसे कोई वैक्सीन्स स्किन के लिए भी है जिन्हें अडल्ट्स हो या फिर बच्चे हो, कुछ ऐसा बाइफर्केशन है जो लेने चाहिए हमें या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स तो जैसा हमें पता है बचपन में लग जाती है, लेकिन एक स्पेशल वैक्सीन है जो अभी 1-1.5 साल से इंडिया में हमारे अवेलेबल हुआ है। हमें पता है एक बीमारी होती है जिसको हम हर्पीज या नागिन या कातिन बोलते हैं। तो ये सेम वायरस है जो बचपन में हमको चिकन पॉक्स या माता करता है, लेकिन जब बड़ी उम्र में होता है इम्यूनिटी कम होने के कारण, तो ये एक नस में होता है और इसलिए इसमें बहुत दर्द होता है। तो इसलिए अभी इसका 1-1.5 साल से वैक्सीन आ गया है जिसको हम शिंग्रिक्स वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन में 2 डोज लगाते हैं, एक डोज लगता है 2-3 महीने के बाद उसका सेकंड डोज लगता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि उससे आपको ये जो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है ना, ये होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर आपको हुआ भी तो ज़्यादा परेशानदायक नहीं रहेगा। तो जिनकी भी उम्र 50 साल से ऊपर है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Yes, ये जो yes. स्टेटमेंट है ये यहाँ पर लागू हो सकता है। तो मिडा साइट्स में सेकंड फ्लोर में आपके पास तो लोग आएंगे ही अगर उन्हें इनमें से कोई प्रॉब्लम, या दूसरे भी अगर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी यूसीएन के माध्यम से अगर हम लोगों को बताना चाहे कि उन्हें कौन सी बेसिक स्किन केयर करनी चाहिए, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो उन्हें अपने डेली रूटीन में अपनाने चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, बेसिक केयर अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल बच्चे का है तो बच्चे के लिए बेसिक कंसर्न रहता है कि सर तेल कौन सा लगाना। तो बेस्ट हम बोलते हैं कि सिंपल नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, जो शुद्ध नारियल तेल रहता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उससे आप मालिश करें। कोई भी बेबी का जो बॉडी लोशन है 2-3 बार लगाएं। बच्चों को कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनाने चाहिए, उनको स्पेशली थोड़ा सा डस्ट से प्रिवेंशन करना है। अब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर एक सनस्क्रीन, एक नॉर्मल नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर, वो आप रेगुलर यूज़ करना चालू करें। आपकी एज जब 25-30 क्रॉस कर रही है तो थोड़ा सा एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक नॉर्मल एंटी एजिंग क्रीम जैसा हम स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपकी एज 40-50 क्रॉस करती है तो स्किन में ऑयल बनना बहुत कम हो जाता है, तो वो टाइम पे विटामिन लेवल मेंटेन करना, आपके हार्मोन्स को बैलेंस आउट करना और हाइड्रेशन यानी बॉडी लोशन पे स्पेशली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो आज हमने आपसे स्किन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि स्किन का ध्यान कैसे रखना है, एंड अगर कुछ स्किन कंडीशंस हमें होती है तो वो क्या होती है और उनको ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगता है, और उन्हें डायग्नोज करने के बाद किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है। एक लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो आप एक सही डॉक्टर के पास जाके सलाह लें, वो बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत कम समय में आपका सही इलाज हो जाएगा। और जो अधिकतर मार्केट में जो रैंडम प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे आप बचें। अधिकतर प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं। वो स्टेरॉइड आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन उससे बाद में आपका स्किन, आपका हेल्थ, वो सब डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने बगल में जो भी अच्छे डॉक्टर है उनको मिलें, उन्हीं की सलाह से आप दवाइयाँ लें। तो आज यूसीएन विशेष में हमने डॉक्टर मयंक गोयल से जाना कि हमें अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना है, कौन सी स्किन कंडीशंस होती है जो मोस्ट कॉमनली हमें दिखाई देती है और उनका इलाज कैसे किया जाए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं। तब तक यूसीएन विशेष में इतना ही। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। मैं हूं निकिता।